बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इसराइल का दौरा किया है और वहाँ पे नेतन्याहू से उनकी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है और उसके बाद नेतन्याहू ने ये बयान दिया है कि हमास दुनिया के किसी भी मुल्क पर होगी तो वो वहाँ पर हमला करने से बाज नहीं आएंगे। और इसके साथ ही मार्को रूबियो ने भी स्टेटमेंट दिया है कि जो फ़लस्तीन की आवाम है वो इस रवैये की मुस्तहिक नहीं है, लेकिन हमास को ख़त्म करना ज़रूरी है। यानी कि वो पंजाबी में कहते हैं जिथे तक होता होते या खलोता, ये मामलात वहाँ पे खड़े हुए हैं और इन्होंने नहीं बाज आना। अब बात ये की जा रही है कि दुनिया के 57 ममालिक इस वक्त कतर में मौजूद हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने इसराइल की हट दर्मी का जवाब कैसे देना है और उससे बदला कैसे लेना है। कहने को तो 57 ममालिक, 2 अरब आबादी और उनमें एक पाकिस्तान एटमी ताकत और उसके साथ ही कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो कि मगरिब में इन्वेस्ट हुए हैं और इसके साथ ही तुर्की की दिफाई ताकत, वो तुर्की जिसने 2 दहाइयों में अपनी एक्सपोर्ट का 80% जो दिफाई मामला थे उनको घर पे तैयार करना शुरू कर दिया और अब वो बहरी से लेके फ़िज़ाई तक हर मैदान के अंदर काम कर रहा है। ये सब मिल के क्या जवाब देंगे दिफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर, सफारती महाज पर, मुआशी महाज पर और इस समेत और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसराइल के रवैये पर खामोश बैठना जुर्म है, ये अब इस्लामी ममालिक को पता चल चुका है और इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी कार्रवाई की जाए इसराइल के ख़िलाफ़ और उसकी अब कोई हद नहीं है क्योंकि अब वो कतर तक पहुंच चुका है। कतर क्या, वो तो उससे पहले आगे ईरान तक भी पहुंच चुका है। तो अब इस वक्त नेतन्याहू के इस बयान के बाद कि हमले जारी रहेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन वो ये है कि जो अब्राहम अकॉर्ड यूएई और बहरीन ने किया है इसराइल के साथ और फिर इसराइल को तस्लीम किया है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और इसके साथ ही तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो जिसने भी इसराइल को तस्लीम किया हुआ है वो इसराइल के सफ़ीरों को अपने मुल्क से बदर कर दें, यानी कि उनको निकाल बाहर करें। आलमी अदालत से लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमात, वो मुजरमाना मुकदमात जो कि उसने 3 साल के अंदर गज़ा के अंदर हैवानियत बर्पा की है, उन सब के ऊपर पैसा लगाया जाए, उनको फॉलो किया जाए। तो क्या आपके ख्याल में ये हो सकता है? क्या ये करेंगे? आप अपने जहन में ये स्केच बनाते रहें कि क्या ये हो सकता है। इसके बाद आप आ जाएं दिफाई महाज पे। दिफाई महाज के ऊपर अगर सिर्फ खलीजी ममालिक की बात की जाए तो इन्होंने पेनिनसुला शील्ड फोर्स 1980 की दिहाई के अंदर एक दिफाई मुआहिदा किया था और ये मुत्तहिदा खलीजी कमांड की बेस पर यह सारा मुआहिदा था और अभी तक ये मुआहिदे की हद तक ही था और कागज़ों के अंदर मौजूद था। तो क्या आप खलीजी ममालिक मुश्तरका फ़ौजी मुआहिदे को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं? क्या फ़िज़ाई और मिज़ाइल दिफाई निज़ाम को तमाम खलीजी ममालिक यकजा कर सकते हैं? क्या वो अमरीकी हथियार जिनको पूरा खलीज ख़रीदता है, अगर अमेरिका कुछ नहीं कर सकता और उनके दिफा की गारंटी नहीं दे सकता, तो क्या अब अमेरिका के खलीज के अंदर मौजूदगी को चैलेंज किया जाने वाला है? और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपने कभी सोचा है कि लंदन की सबसे ऊंची इमारत शेड किसकी मलकियत है? इसके साथ ही न्यूयॉर्क के महंगे तरीन होटल किसकी मलकियत हैं? और इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि बड़े बड़े हिस्से हैं जिनके, उनके मालिक कौन हैं? तो जनाब इसका जवाब यह है कि ये सब कुछ खलीजी रियासतों की मलकियत है और उनकी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अब हम ये देखते हैं कि अगर सिर्फ सऊदी अरब को देखा जाए तो सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के 900 बिलियन डॉलर, कम से कम 900 बिलियन डॉलर इस वक्त अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट है। इसके साथ ही हम देखते हैं अबू धाबी यूएई के 950 बिलियन डॉलर जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट है।
कुवैत के $800 बिलियन और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के $475 बिलियन। ये एदादो शुमार, ये छोटे मोटे एदादो शुमार नहीं है। अभी जब ट्रंप आए थे मशरिक़ वुस्ता के दौरे पे तो $1 ट्रिलियन की जो डीलें हैं उनको डिस्कस किया गया था मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, और 600 के तो उन्होंने मुआहदे भी कर डाले। इसके साथ कतर के साथ $1.2 ट्रिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की यकीन दहानी ली। यूएई से $1.4 ट्रिलियन की उन्होंने यकीन दहानी ली। तो अब बात यह है कि ये खरबों डॉलर्स के फंड अमेरिका और मगरिब की मईशतों को संभाले बैठे हैं, तो क्या अब इनको निकाल के कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? क्या उन तमाम कंपनियों का बायकॉट किया जाएगा जिनके हिस्सेस की बड़ी तादाद इसराइल की मलकियत है या इसराइल से वाबस्ता लोगों की मलकियत है? और क्या सबसे बड़ा हथियार कि तेल की सप्लाई और कीमतों का खेल, क्या ये खलीजी ममालिक दोबारा शुरू करने की काबिलियत रखती हैं? क्या वो अपनी सालमियत के लिए ये सब कुछ करेंगे जो वो इससे पहले भी कर चुके हैं? और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सियासी मैदान से लेके हर तरफ तक, फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़रा मईशत के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि सऊदी अरब ने ल्यूसिड मोटर्स और उबर में अरबों डाले। कतर ने न्यूयॉर्क के लग्जरी होटलों, लॉस एंजलिस की इमारतों में पैसा लगाया। अमारात ने अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड्स और रियल स्टेट के अंदर पैसा झोंका। कुवैत ने अमेरिका की सबसे पुरानी इन्वेस्टमेंट डील्स में हिस्सा डाला। और ये सब जो है ये सिर्फ सरमायाकारी नहीं थी, ये बल्कि एक खामोश सियासी हथियार था जिसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो क्या ये सॉफ्ट पावर अब खलीजी ममालिक इस्तेमाल करने जा रहे हैं? और ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है। अगर हम यूरोप की बात करें तो लंदन का हैरोड्स स्टोर और शेरिट टावर कतर के पास है। इसके साथ ही न्यूकैसल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब सऊदी अरब के पास है। दुबई और अबू धाबी ने पेरिस और बर्लिन के होटल खरीदे हुए हैं। यानी यूरोप की सड़कों से लेके खेल के मैदान तक हर जगह खलीजी सरमायाकारी वहाँ पे मौजूद है। क्या ये जो सरमायाकारी है ये चीन की तरफ अपना रुख बदलेगी? क्या ये सरमायाकारी चीन की तरफ जाएगी और अमेरिका को शटअप कॉल दी जाएगी? ये सब आप अपने जहन में सोचते रहें और स्केच बनाते रहें, और हमारी अब तक की जो सियासी चालें रही हैं उसके बारे में सोच के नतीजा अखज़ करते रहें। मैं आपको इतनी देर ज़रा सियासी ब्लॉक की बात करता हूँ। हमारे पास OIC भी है, हमारे पास अरब लीग भी है। इसराइल के ख़िलाफ़ क्या ये तमाम 57 ममालिक इज्तमाही पाबंदियाँ लगाने की सलाहियत रखते हैं? क्या इसराइल के ख़िलाफ़ कतर, तालिबान, ईरान और जो सालसी का किरदार अदा कर रहा था अमेरिका के दरमियान और इन तमाम ममालिक के दरमियान, क्या कतर इन तमाम सालसी की डीलों से अपने आप को बाहर निकालने की सलाहियत रखता है? और इसके साथ ही क्या ये तमाम ममालिक गज़ा और हमास को फंडिंग करने की सलाहियत रखते हैं? ये आपने सोचना है, मैंने सिर्फ आपको ऑप्शंस देने हैं। और इसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम अरब ममालिक के अंदर क्या इसराइल मुखालिफ बयानियाँ बनाने की इजाज़त दी जाएगी? और अवामी दबाव इस वक्त बढ़ता जा रहा है वहाँ पे, और बयानिया साजी के लिए रास्ता हमवार हो चुका है। अरब अवाम इस वक्त गुस्से में है, और वरना अगर कुछ ना किया तो जो अगला हदफ है वो रियाद होगा, वो दुबई होगा, वो कोई और मुल्क होगा, क्योंकि इसराइल की कोई हद नहीं है, ये हम सब जान चुके हैं। मामला फ़लस्तीन से शुरू हुआ था, लिबनान गया, शाम गया, कतर गया, यमन गया। कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे खलीजी ममालिक के अंदर इसराइल जो है वो अपना मुँह जोरी नहीं कर चुका? अब देख हम ये रहे हैं कि एक तो इज्तमाही रद्द अमल की बात की जा रही है, नई दिफाई हिकमत अमली की बात की जा रही है, और ख़ित्ते में इज्तमाही ताकत को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, और अमेरिका को इसराइल के हवाले से दबाव में लाने की बात की जा रही है। बातें इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब देखना यह है कि अब ये जो सारी के सारे मामलात हो रहे हैं इसमें से निकलता क्या है, क्योंकि अगर अब इसराइल को ऐसे ही जाने दिया जिस तरह के नेतन्याहू कह रहे हैं कि
कि मैं किसी सूरत भी बाज नहीं आऊँगा और हमास के जहाँ जहाँ पे मेंबरान होंगे वहाँ पे हमला किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कतर के अंदर भी हमास के लीडरान मौजूद हैं। तो क्या अब अगला हमला कतर में होगा? यकीनी तौर पे ईरान के अंदर भी हमास की लीडरशिप मौजूद है। तो क्या अब ईरान के ऊपर दोबारा हमला होगा? ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अभी इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मैं आपको वो हमला याद करवाता जाऊं जो कि इस सारी के सारी कंट्रोवर्सी की बुनियाद बना है कि इसराइल ने ये कैसे किया। अब बात यह है कि इसके अंदर 3 मिज़ाइल यूज़ किए गए हैं, F-16, उसके साथ F-35 और रैम्पेज मिज़ाइल, JDAM मिज़ाइल और स्पाइक मिज़ाइलों का इस्तेमाल किया गया है। रेड सी से ये जहाज़ निकले हैं और ये ऊपर से होते हुए ये दाखिल हुए हैं और यूएई से वापसी हुई है इनकी। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर वहाँ पे जासूस, लोकल जासूस कतर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। सेटेलाइट की मदद ली गई है जासूसी के लिए, ड्रोन्स उड़ा के वहाँ पे सारे का सारा एरियल सर्विलेंस की गई है और साइबर टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। यही वजह है कि इनको एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट जगह का पता था। लेकिन अब सवाल यहाँ पे बार बार वही पैदा हो रहा है कि क्या उम्मत जाग चुकी है? क्या हम कोई अपनी कलेक्टिव दिफाई हिकमत अमली बना के इसराइल को जवाब देने की पोजीशन में आ गए हैं? क्या अरब ममालिक अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट मगरिब से निकालने की पोजीशन में आ गए हैं, या सिर्फ अभी शोर शराबा होगा और सिर्फ यकीन दहानियों के ऊपर हम खामोश हो जाएंगे? आपको बहुत जल्द ये पता चलने वाला है। लेकिन इस वीलॉग के अंदर अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।